अगर आप इस प्रोफेशन में अगर आप नेगेटिव हो गए कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो पास ही नहीं कर सकता, देखो वो तो निकल गया, उस गधे को तो मैंने पढ़ाया था। भाई तेरा मुकाबला उस गधे से है, उसके नसीब से है, उसके नसीब में अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, वो पास हो गया। उस गधे ने 3 घंटे में परफॉर्म कर लिया, तुम 3 घंटे में प्रेशर में आ गए। तुमने तैयारी बहुत अच्छी की, तुम्हारी रात को नींद पूरी नहीं थी, तुम पेपर में पैनिक हो गए, तुमसे परफॉर्म नहीं हुआ। अब बोलो, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसको ऐसे पढ़ें जैसा कि पढ़ना है, इसका हक अदा करें आप। अभी बात करूंगा लोकल डिमांड और ग्लोबल डिमांड इसकी क्या है। देखिए मैं खाली कैफेड का टीचर नहीं, मैं प्रिंसिपल भी हूं केनस का, तो मैं आपसे वो बातें भी करूंगा जो शायद आम बंदा या कोई नॉर्मल सब्जेक्ट का टीचर नहीं करेगा। एज अ प्रिंसिपल मेरी जिम्मेदारी है मैं गाइड करूं आपको। तो दिस पासिंग रेशियो वंस अगेन कमिंग बैक इज वेरी गुड। यू हैव टू इंश्योर कि मैं इस 36% में मेरा रिजल्ट जबरदस्त और मैं पर्चा पास कर जाऊं। एक और क्लैरिफिकेशन, सर मेरा तो बैकग्राउंड इंटरमीडिएट का है और सर मैं तो ए लेवल से आ रहा हूं। भाई ये भी आपके जहन का मसला है। हमारे प्रोफेशन में मैं आईकेएफ की एजुकेशन कमेटी का मेंबर हूं, आई एम द पार्ट ऑफ एडकॉम कमेटी। हमारे पास स्टेट्स, हमारे नंबर्स आते हैं। हमारे प्रोफेशन में 85% टू 90% बच्चा इंटर बैकग्राउंड का आता है और वो पास कर रहा है। इट्स ऑल इन द माइंड एक्चुअली कि ए लेवल्स है तो ये हो जाएगा, इंटर तो ये हो जाएगा। ए लेवल्स का बच्चा भी पास कर रहा है, इंटर बैकग्राउंड का बच्चा भी पास कर रहा है, ए लेवल्स का बच्चा भी फेल कर रहा है और इंटरमीडिएट बैकग्राउंड का बच्चा भी फेल कर रहा है। जो पढ़ रहा है वो पास हो रहा है, जो नहीं पढ़ा वो फेल हो रहा है। चाहे आप इंटर बोर्ड से आ रहे हैं, आप फेडरल बोर्ड से आ रहे हैं, आप आखान बोर्ड से आ रहे हैं, आप किसी इंटीरियर के सिंध बोर्ड से आ रहे हैं, आप जहां से भी आ रहे हैं, अगर आप कमिटेड हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आपका पैशन है, आपका ड्रीम है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सीए क्वालिफाई करने से। ये मेरा आपको बिल्कुल समझे कि जिसको कहते हैं ना पत्थर पे लकीर वाली बात है ये। सो इट्स ऑल इन द माइंड एक्चुअली। तो उससे भी बाहर निकलना है। मेरे दोस्त ने ये कहा है, ये बड़ा मसला है, उसने तो ये कहा है, उसने वो कहा है। खुदा का वास्ता इससे बाहर आ जाए आप, ये इसने उससे बाहर आ जाए आप। मेरे भूपी के बेटे ने कहा है, मेरी भूपी ने कहा है, मेरे कजन ने कहा है, मुझे फला ने कहा है। भाई ना करें। आपका मेंटोर वो होना चाहिए जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आपका गाइड वो करे जिसने कैफेड पास किया हो। आप एक ऐसे बच्चे से मशवरा कर रहे हैं कैफेड का जिसकी अपनी 4 अटेम्प्ट लग गई हैं, वो कैसे गाइड करेगा आपको? तो आप उससे मशवरा करें जो मशवरा देने के काबिल हो। या तो आपका टीचर हो, आपके आरआईटी का प्रिंसिपल हो, आपका फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या वो दोस्त हो जो आपके साथ मुखलिस हो और जिसने खुद कैफ पास किया हो। बात समझ आ रही है? तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु आर इन अ पोजिशन टू गिव यू एन एडवाइस। रॉन्ग एडवाइस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, तो एक बात तो मैंने ये कवर कर ली। अब मैं आता हूं कैफ 8 का पर्चा फेल क्यों होता है। अब जरा एक 5 मिनट का डिस्कशन है इसके ऊपर। कैफ 8 का पर्चा फेल क्यों होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालता हूं मैं, व्हाई डू पीपल फेल इन कैफ 8। व्हाई डू पीपल फेल इन। मैं एक और सब्जेक्ट पढ़ाता हूं इसी जगह F8, तो बहुत मर्तबा स्लिप ऑफ टंग में F8 भी निकल आता है, वो भी ऑडिट है, ठीक है। बहरहाल, व्हाई डू पीपल फेल इन कैफ 8। सबसे बड़ा रीजन है या तो वो क्लास में नहीं आते अगर फिजिकल बैच है, और अगर फिजिकल बैच नहीं है, रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग टाइम पे नहीं देखते। पिछले पूरे बैच के अंदर हम जब बच्चा ऑनलाइन में एडमिशन लेते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आता है प्लानर कि आपने ऐसे पढ़ना है। मिसाल दे रहा हूं मैं, एक टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। एक टॉपिक क्या है भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसको लगते हैं 2 हफ्ते, 2 वीक्स। अब अगर मैं आपको सच बताऊं कि ये मैं उस बैच की बात कर रहा हूं जहां क्लास में 100-150 बच्चा बैठा हुआ है और सुकून से पढ़ाई हो रही है, तो मैं कैफ 8 में कितनी क्लासें लेता था? हफ्ते में 4 क्लासेस। कितनी? 2.25 से 2.5 घंटा। सिलेबस बड़ा है, आप बात समझे। आप इसको पीआरसी या कैफ 1 से प्लीज कंपेयर ना करें। आप इसको प्लीज बिजनेस लॉ से कंपेयर ना करें। क्या आप सी फैब के पर्चे को कैफ से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर होगा ना यार। तो हफ्ते में 4 क्लासेस, हफ्ते में 4 क्लास, और हर क्लास कम से कम कितने घंटे की? 2 से 2.5 घंटे की। कभी 2.25, कभी 2.5, कभी 2, डिपेंडिंग क्लास का स्टेमिना कितना है। तो जाके उस बेस के ऊपर मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट में लगते हैं कितने हफ्ते? 2 हफ्ते। मैंने जो एक्सेल में प्लानर बनाया हुआ, जो आपको भी मिलेगा, उस प्लानर में लिखा हुआ है कि आपने
अगर आप हफ्ते में 4 क्लास के हिसाब से चले, एक क्लास 2-2.5 घंटे की है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कितने अरसे में कवर कर लेना चाहिए? 2 हफ्ते में। अब बच्चे इसको कवर कर रहे हैं 1 महीने के अंदर। गलती मेरी है, गलती बच्चों की है। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, मैं स्पीड टेस्ट करके देख लूंगा, मैं बाद में देख लूंगा, अभी तो शुरू हुआ है, मैं एंड में कवर कर लूंगा। यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस। टीचर सामने बैठा हुआ है, क्लास हो रही है, एलएमएस दे दिया, रिकॉर्डिंग दे दी, बुकलेट्स हैंड आउट पोर्टल पर अपलोड कर दिए, हार्ड कॉपी दे दी, और क्या करें? अब एक चीज बची है, आप फोन करें और हम बाइक अब आपके घर आ जाएं। सर जल्दी से आ जाएं, सितंबर 17 का सवाल है, समझ नहीं आ रहा, पहुंचे आप और हम आपके घर आ जाएं बाइक के ऊपर। शायद वो दिन भी आने वाला है। अब ये बाकी है, ये बचा है, अब बाकी हमने पूरा जोर लगा दिया। सिलेबस कवरेज, सिलेबस कवरेज। इस ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग के चक्कर में हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा है। पेपर मंडे को है और आप इतवार को बैठ के रिकॉर्डिंग पूरी कर रहे हैं, क्योंकि आपने शुरू कर 1.5 महीने कुछ पढ़ा ही नहीं। गलती हमारी, गलती आपकी है, गलती आपकी है। सिलेबस कवरेज की बात कर ली मैंने, ठीक है। लैक ऑफ रिवीजन, जब सिलेबस 11th आर पर ही कवर नहीं होगा तो रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन कब होना चाहिए दोस्तों? रिवीजन होना चाहिए पेपर होने से कोई तकरीबन 8-10 दिन पहले, 12 दिन पहले। इसका मतलब है अगर सिलेबस 25 दिन पहले कंप्लीट हो जाए, चाहे फिजिकल बैच हो या आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो आपको आखिरी के 15-16 दिन मिलेंगे अच्छे रिवीजन करने के लिए। और ये थ्योरी का पेपर है, इसमें रिवीजन का बड़ा अहम रोल है, बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। जब आप मिसाल के तौर पे ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक रिवाइज पढ़ रहे होंगे तो पिछला टॉपिक रिवाइज होगा। जब ऑडिट रिपोर्ट के बाद हम स्टार्ट करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट, तो हम उसमें रिपोर्ट रिवाइज करते हैं ताकि सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड हों। बात समझ आ रही है? बच्चे रिवाइज ही नहीं करते। थर्ड, पास्ट पेपर प्रैक्टिस, पास्ट पेपर प्रैक्टिस। इस पर मैं कमेंट करूंगा यहां, जो आपने अभी से सुन लेना मेरी बात, अभी से मेरी बात सुन लें आप जो बच्चे ऑनलाइन, आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। खाली आईकेप के क्वेश्चंस नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं एक बड़ी अहम बात आपसे करूं, आई एम शायद ओनली टीचर इन कराची जो F8 भी पढ़ाता है और CAF8 भी पढ़ाता है। आई क्वालिफाइड ACJ फर्स्ट, देन आई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और मेरा बहुत एक्सपीरियंस उसका F8 का है। फिर मैंने CAF8 स्टार्ट किया था, बहुत साल पहले की बात है। इस वक्त जो आपका पेपर है ना CAF8 का, अगर मैं बिल्कुल सच बताऊं आपको, तो CAF8 का जो ऑडिट का पेपर है वो अब F8 के पैटर्न पर आने लगा है। और F8 के अंदर समझें, आप यूं समझें कि तकरीबन 80 to 90% जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और अब CAF8 के पेपर में वही सवाल आ रहे हैं, उसी पैटर्न पर आ रहे हैं, उसी तरह के आ रहे हैं। अभी मैं 2-3 जुमले कहूंगा, उसको फिर आगे जाके कभी याद कीजिएगा कि सर साजिद ने पहली क्लास में ये कहा था। हमारा एक टॉपिक अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। F8 में वो आता है तकरीबन 35-40 नंबर का, और मैं पिछले कई साल से कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब F8 की तरह CAF8 में सब्सटेंटिव प्रोसीजर भरे हुए होंगे। और इस अड्डे में आ गए सवाल। एक टॉपिक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, TOC। वो आईकेप ने कभी पूछा, कभी नहीं पूछा, कभी बहुत अच्छा पूछा, कभी बहुत बुरा पूछा। वो सवाल F8 में कंपलसरी है, वहां आता ही सिनेरियो बेस्ड सवाल है, और सवाल कम से कम आता है 15, 18, 20 नंबर का। और मैं TOC पढ़ाते हुए कहने लगा था कि वो दिन दूर नहीं है जब CAF8 में हर टाइम में सवाल आएगा TOC का। इस बार फिर सवाल आएगा TOC का, और पूरा सवाल F8 के पैटर्न के ऊपर है। तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये जो मेरा स्टूडेंट है कि आपके टीचर को ऑलरेडी F8 पे हाथ साफ है। 100 बैच में उसके 100 से ज्यादा ही होंगे यार, पता नहीं, तो गिनती भी नहीं होती मुझसे कि कितने बैच हो गए। तो आपके पेपर का अब पैटर्न चेंज हो रहा है, सिनेरियो पे सवाल पूछ रहा है, और एग्जामिनर के पास सबसे अच्छा जो पूछने का एग्जाम बैंक है वो है फ्रॉम F8। तो जब हम पास पेपर की प्रैक्टिस की बात करते हैं तो खाली CAF8 से आपकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आईकेप ने पूछे ही नहीं। आई रिपीट, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आईकेप ने पूछे ही नहीं। सर तो फिर आप उसकी तैयारी कहां से कराते हैं? F8। और जो टॉपिक ना यहां है और ना यहां है, सर फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं कराऊंगा आपको ICW।
कैफ 8 के पेपर में सीए फाइनल के सवाल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए फाइनल में जब पहुंचेगी तो फिर वहां क्या करेंगे आप। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भाई। वो सीए फाइनल है, उसमें आप CFA 1 पढ़ के जा रहे होते हैं, उसके सवाल का लेवल डिफरेंट है। अभी आप बच्चे हैं, मासूम हैं, तो अभी आपको सीए फाइनल के सवाल ना देखने हैं, ना करने हैं, ना सोचना है। जो आपके रेलेवेंट सवाल है वही कर रहे हैं, वही बहुत है। गोल्ड मेडल लाने के लिए ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। ये भी ऑप्शनल है, अगर तो टीचर समझता है कि प्रैक्टिस कम हुई है, मजीद सवाल कराने चाहिए, तो वो सवाल देगा ICW के, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है। खाली इन दोनों में ही, अगर आप मेरे लेक्चर देखेंगे वीडियो, तो मेरे ख्याल में हमने क्लास में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे हिसाब से 150 पौने 200 सवाल डिस्कस किए हमने। 150 पौने 200 बहुत होते हैं भाई। खाली TOC के सवाल में 9 कराता हूं इसी चीज के, खाली ऑडिट इसके 10-12 सवाल हैं, खाली एथिक्स के 14-15 सवाल हैं, बहुत है भाई। जिसने पास होना है ना, वो इस प्रैक्टिस को करके पास कर लेगा, और जिसने टेंशन लेना है, नेगेटिव होना है, सिर्फ परेशान होना है, वो 300 सवाल करके भी फेल हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में कितने घंटे होते हैं, उस घंटे में आपने परफॉर्मेंस देनी है। फोर्थ, सिलेबस कवरेज बहुत मैटर करती है, लैक ऑफ रिवीजन है, पास प्रैक्टिस है, और दूसरा है ड्राफ्टिंग। हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग डिफरेंट है, हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग डिफरेंट है। मैं अगर आपको सिर्फ एग्जांपल दूं कि हम ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, तो मैं अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड करने जा रहा हूं, पहली क्लास है ना आपकी, हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग डिफरेंट है। मैं मिसाल दे रहा हूं, अभी हमने स्टार्ट किया है कैफिट, ऑडिट रिपोर्ट एक टॉपिक है, उसकी ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट डिफरेंट है, उसमें अलग हेडिंग बनती है 3 या 4। TOC कॉलम फॉर्मेट में आंसर है, उसका तरीके का डिफरेंट है। ऑडिट रिस्क, उसमें 2 कॉलम बनते हैं, रिस्क और रिस्पॉन्स, उसका ड्राफ्टिंग का तरीका अलग है। कंपनी लॉ तरीका अलग है, एथिक्स तरीका अलग है, थ्योरेटिकल सवाल तरीका अलग है। बात समझ आ रही है? जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, तो मैं सबसे पहले, अब मैं आपको पढ़ाने का तरीकेकार बता रहा हूं साथ साथ। एक टॉपिक स्टार्ट होगा, उसकी पूरी लॉजिक देंगे, बोर्ड पर समरी डायग्राम बनेगा, फिर मैं बताऊंगा इस टॉपिक पर एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड सवाल। मेरे हैंडआउट के स्टार्ट में दिया हुआ एक्सपेक्टेड सवाल, यानी मैं टॉपिक शुरू होने से पहले पेपर आउट कर दूंगा आपका। इस पर एग्जामिनर के पास पूछने का 9 तरीके हैं। जो टीचर एक ही सब्जेक्ट 26 साल से पढ़ा रहा होगा, उसको ये पता होता है कि एग्जामिनर इस टॉपिक में मैक्सिमम क्या उखाड़ लेगा, क्या पूछेगा, क्या पूछोगे। वो सारे सवाल चैप्टर के स्टार्ट में दिए हुए। चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम आपको करेंगे पास पेपर्स। और पास पेपर कैसे होंगे, मैं आपको क्लास में उसकी ड्राफ्टिंग कराऊंगा। कुछ सवाल की मैं ड्राफ्टिंग आपको कराऊंगा, कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप भी ट्राई करें। अब मैं मिसाल दे रहा हूं, मेरे हाथ में हैंडआउट है, ये मैंने अभी पिछली बार रिवाइज किया है, और जो मैंने लास्ट सितंबर 23 के लिए P2P लिया था, प्रिपेयर टू पास, उसके अंदर भी मैंने ये क्लास में कराया था। इसमें मैंने कोई ICAP के 12-13 रिपोर्ट के सवाल ड्राफ्टिंग खुद करके मैंने बच्चों को दे दिया कि अब तुम ड्राफ्टिंग करो और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लो। और बोलो, इससे ज्यादा आसान काम तो कोई नहीं हो सकता। मैं मिसाल दूं आपको, ये सवाल है जी सितंबर 21 का, सितंबर 21 क्वेश्चन नंबर 3, उसका सेकंड पार्ट 9 मार्क का सवाल है। हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 4, हेडिंग नंबर 5। ये ड्राफ्टिंग क्लास में डिस्कस हो चुकी है, क्लास में समझा दिया है। अब बच्चे से कह रहा हूं तुम जाके प्रैक्टिस करो, मैंने तुमको आंसर दे दिया, अब तुम जाके इसे ट्राई कर लो, और फिर कोई मसला है तो मुझसे आके पूछो। अब इसका एक और तरीका भी है कि मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूं। क्या आप मैट्रिक के बच्चे हैं, क्या आप इंटर में आए हुए हैं, क्या आप OA लेवल्स के स्टूडेंट हैं कि मैं बैठ के रिपीट करूं और 1-1 घंटा से मैं क्लास में बोलता रहूं, अच्छा ये लिखें, इन द गिवन सिनेरियो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। अबे भाई, आपका टाइम कीमती है, मेरा टाइम कीमती है। आंसर लो, समझा दिया, लॉजिक दे दी है, जाओ घर में प्रैक्टिस करो और अपना कॉन्फिडेंस जबरदस्त चेक करो। ये हर टॉपिक में इस तरह दिया हुआ है, LMS पे सारे टॉपिक वाइज मेरी ड्राफ्टिंग मौजूद है। तो ये जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न होता है एज ए स्टूडेंट कि सर क्या आप ड्राफ्टिंग करवाते हैं, तो पहले मैं इस जुमले को क्लैरिफाई कर दूं, जुमले का मतलब क्या है। आप पहले सवाल ठीक करें। आप सवाल मुझसे ये पूछें, सर साजिद क्या आप ऑडिट पढ़ाते हुए हर टॉपिक के आंसर को कैसे लिखना है, क्या आप वो सिखाते हैं? उसके बगैर ये लेक्चर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। ये तो इंप्लाइड है, ये पूछने की नौबत ही नहीं, कॉमन सेंस है ये। अगला सवाल, सर साजिद क्या आप क्लास में पास्ट पेपर्स कराते हैं
जी भाई मैं इतने कराऊंगा कि आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। इतने लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में मौजूद है भाई, आराम से अपने हिसाब से कवर करें आप। लास्ट टाइम बच्चों ने कवर किया, कोविड में लोगों ने कवर किया। डिपेंड करता है लेक्चर रिकॉर्ड कैसे हुआ है, डिपेंड करता है लेक्चर रिकॉर्ड कैसे हुआ है। एक वो लेक्चर होता है जो बंद कमरे में टीचर ने जूम पर रिकॉर्ड करा दिया, एक वो लेक्चर होता है जो क्लास में पढ़ाते हुए जैसे कैमरा लगा हुआ है ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग की बात ही और है। बात समझ आ रही? तो ये वाला एंड भी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राफ्टिंग। और एक और चीज है, कैफ 8 की बात करो खास तौर पे, कैफ 8 में पूरा सिलेबस लिंक्ड है आपस में, पूरा सिलेबस आपस में लिंक्ड है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारे पास है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जिस तरह FR2 में अकाउंटिंग होते हैं स्टैंडर्ड आपके पास, इस तरह ऑडिट में होते हैं हमारे पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग में बोलते हैं IS, यहां बोलते हैं आइजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। आपने IS 16 पढ़ा, IS 2 इन्वेंट्री पढ़ा, IS 10 एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग पढ़ा, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ा, IFRS 15 रेवेन्यू पढ़ा, ऐसा ही है। जिस तरह वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, यहां ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये एक जमाने में, चूंकि मैं बहुत पुराना टीचर हूं, तो एक जमाने में ICAP का सिलेबस भी डिफाइंड नहीं था, ये बुकलेट्स भी नहीं थी, कोर्स भी क्लियर नहीं था, तो बच्चे क्लास में ये बेयर स्टैंडर्ड लेके आते थे और क्लास में ये खुलता था और बच्चे पढ़ते थे। ये वो दौर है, बच्चे तब भी पास होते थे। और आज बुकलेट के बना दी, आज समरी बना दी, लेक्चर दे दिया, रिकॉर्डिंग दे दी, उसके बाद अगर कोई फेल हो रहा है तो प्रॉब्लम टीचिंग का नहीं है, फिर प्रॉब्लम बच्चे की कमिटमेंट का है, फिर कमी उसके पैशन में है। थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा। बात कड़वी है दोस्तों, भाइयों बहनों, लेकिन बात समझने वाली है। तो हमारा पूरा सिलेबस जो है वो चूंकि स्टैंडर्ड पर बेस करता है, लिहाजा सारे स्टैंडर्ड आपस में लिंक्ड है। अगर मैं एक टॉपिक आपको ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा रहा हूंगा, अगर मैं आपको एक टॉपिक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा रहा हूंगा, तो साथ में आइजा 320 मटेरियलिटी भी चल रहा होगा, साथ में सब्सटेंटिव का डिस्कशन भी आएगा, साथ में आइजा 701 भी आ रहा होगा। अभी देखें मुश्किल बातें कर रहा हूं मैं, सिर्फ बताने का मकसद है सिलेबस लिंक्ड है आपस में। यह नहीं हो सकता कि टीचर एक टॉपिक पढ़ा रहा है तो और किसी का जिक्र ना हो। तो कैफ 8 का जो सिलेबस है वो पूरा आपस में लिंक्ड है, स्टिच्ड है। लिहाजा वो लिंकिंग भी हम जब क्लास में कराते हैं तो बच्चे घर जाकर उसको रिवाइज करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये 4-5 मोटी मोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ख्याल डे 1 से रख लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैफ 8 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पास ना हो।